हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज अपनी कंटिन्यू बात कर रहे हैं जो हमारे पास चल रही थी अकाउंटेंसी के अंदर, जो कॉमर्स लेक्चरर और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट कुछ अपनी अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले है हमारे पास आज सुदीर्घ संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसको तत्व संस्थान भी कहा जाता है और चालू उद्यम भी कहा जाता है। अब ये अवधारणा क्या कहती है हमें, कि ये कहती है कि यह मान्यता है कि व्यापार के निकट भविष्य में क्या समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए तो हम जितने भी लेखे करते हैं वो यही सोचते हैं कि निकट भविष्य में हमारा कोई भी व्यापार बंद नहीं होगा और व्यापार भविष्य में बिना किसी रुकावट के क्या है, चलता रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास कि इस अवधारणा के कारण स्थायी संपत्तियों को बैलेंस शीट पे क्या है, ऐतिहासिक लागत पे दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किया जाता है। और जो क्या है निकट भविष्य में क्या है, जो व्यापार जल्दी अपने को ये लग रहा है कि एंड हो जाएगा, जिस व्यापार का, ठीक है ना, कि व्यापार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनकी हम स्थायी संपत्तियों को बैलेंस शीट में क्या है, बाजार मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य यानी नेट रियलाइजेशन वैल्यू पर हम शो करते हैं। नंबर 3 पे ये क्या कहती है कि इस अवधारणा के कारण व्यय को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, एक तो कैपिटलाइजेशन में व्यय हो जाता है, एक रेवेन्यू व्यय हो जाता है। ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और असेट्स को भी हम क्या है 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर लेते हैं। एक तो इसमें क्या आ जाता है, फिक्स असेट्स। ठीक है ना, असेट्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो स्थायी संपत्ति और एक क्या है, चालू संपत्ति, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिर हमारे पास जो लायबिलिटीज होती है, दायित्व होते हैं, ठीक है ना, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो दीर्घकालीन दायित्व और एक अल्पकालीन दायित्व। ठीक है ना, तो ये इसके अलग अलग पार्टीशन किए जाते हैं। वो कौन सी अवधारणा के कारण है, सुदीर्घ संस्थान के कारण इनको क्या है, अलग अलग भागों में बांट दिए जाते हैं। और नंबर 4 पे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि इस अवधारणा के कारण ही हम बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में शो करते हैं ना, ये ध्यान रखना, वो बता रहा हूँ मैं, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जो भी है आउटस्टैंडिंग, वो प्रीपेड, अनअर्नेड और एक्रूड, इन सभी का जो बैलेंस शीट में समायोजन किया जाता है वो कौन सी अवधारणा के कारण किया जाता है, सुदीर्घ संस्थान अवधारणा के कारण किया जाता है। और नीचे ये दोस्तों आपके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू हो तो आप चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमारे पास नंबर 2 पे अवधारणा है आज के लिए मुद्रा मापांकन अवधारणा। नंबर 2 पे क्या है, मनी मेजरमेंट। नंबर 2 पे क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये अवधारणा क्या कहती है हमें, कि इस अवधारणा के अनुसार ही परिमाणात्मक व गुणात्मक को दर्ज नहीं किया जाता। यानी आपने कोई, जैसे कोई मीटर हो गया, केजी हो गया या इकाई हो गया, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग नहीं करते, लेखांकन नहीं करते इनका। या गुणात्मक हो गया, किसी के गुण दोष, जैसे ईमानदारी होगी, बेईमानी होगी, ठीक है ना, तो इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, कोई भी लेखांकन दर्ज नहीं किया जाता। जबकि हमारे पास किसका दर्ज किया जाता है, मौद्रिक लेखांकन। ठीक है ना, तो ये अवधारणा यही कहती है, उन्हीं चीज़ों का लेखांकन करो जिनको हम मुद्रा में क्या है, माप सकते हैं। इस अवधारणा में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कर्मचारी को नौकरी से क्या बर्खास्त किया, तो कौन सी अवधारणा के कारण इसका लेखा नहीं किया जाएगा, मुद्रा मापांकन अवधारणा के कारण इसका क्या है, लेखा नहीं किया जाता। नंबर 2 पे बात करें इसमें, जैसे कर्मचारी को संपत्ति मानना, अगर कर्मचारी को क्या है, संपत्ति मान लेते हैं, तो भी इसमें मुद्रा मापांकन के आधार पर क्या है, इसका लेखा नहीं किया जाता। ग्राहक से माल का आदेश प्राप्त हुआ, अगर किसी से हमें क्या गुड्स का ऑर्डर रिसीव्ड हो गया है, तो हम उसका क्या है, लेखा नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे बात करेंगे कि जब वो वसूल हो जाता है तब उसकी क्या है, हम बात करते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक बट्टा। अब व्यापारिक बट्टा दिया है, उसका भी क्या है, हमने लेखांकन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुद्रा मापांकन अवधारणा के कारण क्या है, इसका लेखा नहीं किया जाता। अब नंबर 3 पे है हमारे पास आज के लिए अवधारणा है, कौन सी है, वसूली अवधारणा। ठीक है ना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये अवधारणा क्या कहती है कि वसूली अवधारणा के तहत माल की वसूली हो जाती है तभी लेखा किया जाता है, न कि रोकड़ वसूली से। ठीक है ना, अगर किसी ने पहले से हमें क्या रोकड़ वसूल हो गई है तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसका लेखा कर लें, जबकि ये कहता है कि माल की वसूली हो जाती है तभी हम क्या करेंगे, उसकी क्या एंट्री कर लेंगे। यानी लेखांकन पुस्तकों में विक्रय को आय कब दर्ज किया जाएगा। ठीक है ना, कि वसूली अवधारणा क्या कहती है कि विक्रय को जो सेल्स कर रहे हैं उसको हम इनकम कब माने, जब माल की क्या है, संपूर्दगी हो जाती है, तब हम क्या मानते हैं, वसूली अवधारणा के कानून से
क्या है, लेखांकन में दर्ज करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे है, निरंतरता या एक रूपता जिसको भी बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या कहते हैं कि इस अवधारणा के कारण लेखांकन नीतियाँ क्या है, वर्ष दर वर्ष समानता के साथ यानी एक जैसी बनी रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कौन सी है, निरंतरता या एक रूपता या सततता या स्थायित्व भी बोलते हैं इसको, इस अवधारणा के कारण। नंबर 2 पे क्या कहते हैं कि लेखांकन नीतियों में समानता बनाए रखने के कारण क्या फायदा मिलता है अपने को, जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनमें तुलनीयता बनी रहती है, यानी हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी और के साथ। अगर हमने किसी को चेंज कर दिया तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमने तो क्या कर दिया, उसको चेंजिंग कर दी। और इसका सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण रहता है कि हमारे पास जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन के रेट को क्या चेंज नहीं किया जाता, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, रिटर्न डाउन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है उसमें लगाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऐसे नहीं है नेक्स्ट ईयर क्या है फिक्स मेथड ले लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या है एक रूपता बनाए रखनी है। अब नेक्स्ट ये है कि इसके 2 अपवाद भी हैं कि लेखांकन नीतियों में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। वो 2 कारण है, जब क्या है कोई नया कानून आ जाए, जैसे हमारे पास पहले वेट और CST वगैरह चलते थे, ठीक है ना, अगर उनकी जगह अब नया क्या आ गया था, GST आ गया था, तो हम क्या करेंगे, अब उसको लागू कर सकते हैं। पहले वेट चल रहा था, अब GST आ गया, तो हम उसको लागू कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह कानून के क्या है, पालना के लिए हमने किया है। तो कौन सी हमें अवधारणा कह रही है, एक रूपता की अवधारणा। और जब परिवर्तन करने से वित्तीय विवरणों का क्या है, अच्छे तरीके से हम उसका क्या है, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, एक बहुत गुड तरीके से उसको शो कर सकते हैं। तो भी क्या है, हम निरंतरता की अवधारणा कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं। और नीचे आपके लिए ये प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर न्यू हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या शेयर कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।